सैडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका और राजस्व भी बताने वाले लोग। सभी को हेलो, सभी को हाय। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813, 35, 82, 54। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? एक लाख दिया था वो तो। आधुनिक शिक्षा की नींव पूछ रहा है ना। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई? लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित? सती प्रथा से भी लगा रहे हैं। भारतीय शैक्षणिक नीति में फेडरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? गुड इवनिंग। भारतीय औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? पहल, शिक्षा, सिंचाई, गरीबी हटाओ। तीन परसेंट लोगों के लिए रेल से संबंधित था। चार्ल्स वुड आदेश पत्र किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, योहान वोल्फाग, सर विलियम जोन्स।
अंग्रेजों में से कौन था जिसने सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन है नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 में भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत के प्रचार पर रोक लगा दी। इसने भारत के औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। चलिए, लगभग सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अब विषय वस्तु पे आते हैं। ये शिक्षा आयोग और उनके सिफारिशें और उनके परिणाम की लिस्टिंग है। इसको सभी लोग पढ़ लेंगे, याद तो नहीं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में न्यूज़पेपर शुरू हुआ, यस 1813 में। बात नहीं हुई थी, दिया गया यूरोपियों के आगमन के बाद। ऐसा नहीं कि इसके पहले न्यूज़पेपर नहीं होते थे, इसके पहले अखबारात होते थे, लेकिन वो राज दरबारों में निकला करते थे और राजकुमारियों और राजाओं को दिया करते थे, शहजादों और शहजादियों के लिए, अमीरों के लिए। जो डेली दरबार में नहीं आते थे उनको दरबार की गतिविधियों से सूचित करने के लिए खबर दिया जाता था, उन्हें कहा जाता था अखबारात। अखबार, अखबार खबर का प्लूरल। लेकिन सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की 1550 में भारत में पुर्तगालियों ने। पहली पुस्तक भी छापी 1557 में पुर्तगालियों ने। और पहला प्रिंटिंग प्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया 1684। भारतीय पत्रकारिता कोश में ये दिया गया है डेट 1556, लेकिन असली डेट है 1557। लेकिन 100 सालों तक हाँ हिमांशु, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लास करते करते तुम आगे चले जाओगे। पीछे औलादों में इतना फर्क है, नंबर ऑफ क्लासेस का फर्क है, और कोई फर्क नहीं। फिर आने वाले 100 वर्षों तक कंपनी ने किसी भी समाचार पत्र की छपाई नहीं की। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट ट्रेड करते थे और घोटाले करते थे जो छुप छुप के करना चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी खबर लंदन पहुंच जाए। लेकिन एक ईमानदार व्यापारी भी था इनके पास, उसका नाम था बोल्ट। ये बोल्ट नहीं था, बोल्ट था। इसने कंपनी से 1776 में रिजाइन कर दिया और एक न्यूज़पेपर पब्लिश करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी को इसमें खतरा लगा और बोल्ट को जहाज पे बिठा के उसने इंग्लैंड भेज दिया। उनतीस जनवरी 1780
में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट को पब्लिश करना शुरू किया। इसका एक और नाम था द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, 2 नाम थे। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने हाहाकार मचा दिया, इसकी इतनी आलोचना की कि 2 ही महीने में यानी 23 मार्च को इसको बंद करना पड़ा। 23 मार्च 1782 के 2 साल में, 2 महीने में नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको बंद करवा दिया क्योंकि ये कंपनी के खिलाफ ही लिखती थी। 1780 में ही एक दूसरा और समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और उसका नाम था इंडिया गजट। बंगाल गजट का दूसरा नाम था द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इंडिया गजट वॉज सेकंड न्यूज़पेपर। इसके बाद 1784 में एक और मैगजीन छपा, उसका नाम था कलकत्ता गजट। एटीन 1785 में बंगाल जनरल, और इसी डेट में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द कलकत्ता अम्यूजमेंट। 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल। 1785 में मद्रास से भी एक मैगजीन छपना शुरू हुआ, द मद्रास कुरियर। ये जितने भी समाचार पत्रों का नाम दिया, ये सारे वीकली थे, सारे अंग्रेजी के थे। अभी तक कोई भारतीय समाचार पत्र पब्लिश नहीं हुआ। पहली बार 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट निकला। हालांकि ये भी अंग्रेजी में था, लेकिन अंग्रेजी का ये प्रथम समाचार पत्र था जो किसी भारतीय ने प्रकाशित किया था। हिक्की वाला जो बंगाल गजट है, ये अंग्रेज ने प्रकाशित किया था 1780 में, और ये भारतीय ने प्रकाशित किया था 1816 में। नहीं, ये भी साप्ताहिक था, डेली नहीं था, ये वीकली था। ये जो बंगाल गजट गंगाधर वाला था, ये धार्मिक इंक्लिनेशन रखता था। जबकि हिक्की वाले का धार्मिक ओरिएंटेशन नहीं था, धार्मिक इंक्लिनेशन नहीं था। लेकिन ये तो चुटपुट वारदातें थी, अभी रेगुलर समाचार पत्र नहीं निकला। भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने की वास्तविक शुरुआत मार्समैन ने की बंगाली लैंग्वेज में दिग्दर्शन से, जो कि 1818 में शुरू हुआ। मार्समैन था अंग्रेज, और बंगाली मासिक मैगजीन निकाला दिग्दर्शन, वो मासिक था। दिग्दर्शन का मतलब होता है दिशा का दर्शन, दिशाओं का ज्ञान। 1818 से तो इसका क्षितिज भी व्यापक था। इसमें ऐतिहासिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, इन विषयों पर भी लेख प्रकाशित हुए। तो इससे, इसकी सफलता से उत्साहित होकर के 1818 में मार्समैन ने एक दूसरा, ये तो मासिक था, एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला, उसका नाम रखा समाचार दर्पण। ब्रिटिश एक व्यापारी थे, उसका नाम था जेम्स सिल्क बर्किंघम।
इनसे भारतीय पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू होता है। एक नई पहचान। इन्होंने इंडियन प्रेस को मॉडर्नाइज किया। जनता का प्रतिबिंब बनाया। इन्होंने इंडियन प्रेस में एक नई दृष्टि को जोड़ा, एक नए मूल्य को जोड़ा। वो मूल्य था आलोचना, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब निंदा नहीं होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बताना। इनके पत्र का नाम था कलकत्ता जनरल। कलकत्ता जनरल का संपादन करके इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स और एक और थे गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, इन दोनों को मुश्किल में डाल दिया। इनके शोषण को उजागर किया। तो ये 1818 में ये पब्लिश हुआ था। 1823 में इन पर बैन लगा दिया गया और इनको इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। लेकिन बकिंघम का ये प्रयास विफल नहीं हुआ। सारे पत्रकारिता जगत पर, यानी आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ा, संपूर्ण प्रेस। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से पत्रकारिता जगत का दूसरा चरण शुरू होता है, उसके प्रगतिशीलता का। इन्होंने पत्रकारिता में सुधार और राष्ट्रवाद, इन दोनों तत्वों को समाहित किया। 4 दिसंबर 1821 को एक वीकली मैगजीन इन्होंने निकाली, संवाद कौमुदी। संवाद का मतलब होता है डायलॉग, कौमुदी का मतलब होता है फूल या सुगंध। 1822 में इन्होंने एक दूसरा मैगजीन निकाला फारसी में, मिरातुल अखबार। और सेम 1822 में इन्होंने इंग्लिश में निकाला ब्रह्मनिकल मैगजीन। तो इनके इस धकाधक निकाले जाने का विरोध भी बहुत हुआ और इसकी आलोचना भी शुरू हो गई। इनके विरोध में 1822 में समाचार चंद्रिका एक नई मैगजीन निकली। समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया भवानी चरण बंदोपाध्याय ने, कलकत्ता से। राजा राम मोहन राय के इन प्रयासों से राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है और ये माना जाता है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रथम योद्धा थे। तो ये सब चलता रहा। 1823 में चूंकि कलकत्ता जनरल ने एडम्स को काफी आलोचना की थी, तो 1823 में ही पहला प्रेस को रेगुलेट करने के लिए नियम आता है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन। और ये नियम खुद एडम्स के द्वारा है। एडम्स ने ये प्रतिबंध लगा दिया कि लाइसेंस लेना जरूरी है और तब तक ही कोई समाचार पत्र अपना काम कर सकता है जब तक उसके पास लाइसेंस है। एक बार गवर्नमेंट ने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया तो समाचार पत्र इनवैलिड हो गया। राजा राम मोहन राय ने इस लाइसेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन भेजा।
इन्होंने एक फारसी किताब का भी प्रकाशन किया, तुहफत उल मुवाहिदीन। एटीन 29 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, इन तीनों के प्रयास से एक बंगाली प्रकाशन निकला, बंगदूत। 1831 में एक गुजराती मैगजीन निकला, P.M. बाला, इसके एडिटर थे जाम ए जमदेश। ये गुजरात। इसी तरह से 1851 में दादा भाई नौरोजी ने निकाला रस्त गुफ्तार। एक और निकाला अखबार ए सौदागर। ये दोनों गुजराती मैगजीन है। दादा भाई नौरोजी के कुछ और मैगजीन है, जैसे एक है एडवोकेट ऑफ इंडिया, दूसरा है हिंदुस्तानी। इन दोनों का संपादन दादा भाई नौरोजी ने ही किया। इसके 2 साल बाद 1853 में एक और इंपॉर्टेंट मैगजीन निकला है, हिंदू पैट्रियट। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसको निकाला। तो ये डेवलपमेंट है 1857 के पहले कौन कौन से समाचार पत्र निकले, किसने किसने निकाला, उनकी विशेषता क्या थी, और कैसे विकसित हुआ फ्रॉम द फर्स्ट पेडेस्ट्रियन टिल 1857। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाचार पत्रों की दिशा और दशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। तो ये 1857 तक समझ में आ गया आप लोगों को? गुड। हिंदू पैट्रियट एस सी मुखर्जी ने निकाला है 1853 में, कलकत्ता से। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? ये तो हो गया। पश्चिम भारत में डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी, कौन था वो? कहाँ था? लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट, हैदराबाद। इन कॉलेजों को श्रेणीबद्ध कीजिए। संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम, कलकत्ता मदरसा। नहीं, कार्वे वेस्टर्न थॉट से नहीं रिलेटेड है। डीडी कार्वे ने पहली बार महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय बनवाया ना, महाविद्यालय बनवाया, विधवा से शादी भी की।
यहाँ मैंने लिस्ट यहाँ बनाई है, प्रमुख आधुनिक भारतीय समाचार पत्र, वर्ष, स्थान, संपादक और उनके बारे में क्या खास बात है, ये सब इकट्ठा कर दिया है। इसी को भी एक बार देख लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 1857 के बाद के समाचार पत्रों के बारे में। एटीन 57 की क्रांति हुई। इसमें पत्रकारिता जगत दो भागों में बट गया। एक जो अंग्रेजों का समर्थक था, और दूसरा जो अंग्रेजों का विरोध। जो समर्थक थे वो खासकर एंग्लो इंडियन समाचार पत्र थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश समर्थक 1862 में शुरू हुआ ये। एक और है स्टेट्समैन, ये 1878 में हुआ। एक है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, इंग्लिशमैन। पायनियर 1865। ये भारतीयों की आलोचना करते थे और सरकार का समर्थन करते थे। इसमें सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियाशील मैगजीन था इंग्लिशमैन, और सर्वाधिक उदारवादी था स्टेट्समैन। इसके संपादक थे रॉबर्ट नाइट। हाँ, मद्रास मेल भी था, ये मद्रास से प्रकाशित होता था। मद्रास मेल की खासियत थी कि ये जमींदारों का हितैषी था, चाहे वो यूरोपीय जमींदार हो या भारतीय, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता था। एक और ब्रिटिश सरकार का समर्थक मैगजीन था सिविल एंड मिलिट्री गैजेट। तो ये तो थे अंग्रेजों के समर्थक। 1857 के बाद हम देखते हैं कि भारत की लगभग सभी मुख्य मुख्य भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, और प्रेस का उपयोग होने लगा जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण देने के लिए, क्योंकि भारत की जनता गुलाम थी काफी लंबे समय तक। तो उनको राजनीति से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता था। पहले सल्तनत में गुलाम, फिर मुगलों के गुलाम, फिर अंग्रेजों के गुलाम। तो राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए प्रेस एक हथियार बना। राष्ट्रीय विचारधारा का रोपण प्रेस के द्वारा ही किया गया। अब गांधी जी ने कहीं सम्मेलन किया, प्रेस के माध्यम से पूरे भारत में पता चल जाता था कि गांधी जी ने क्या कहा। तो एक तरह से गांधी जी पूरे मुल्क से मुखातिब हो जाते थे इसके माध्यम से। बंगाल में राजा राम मोहन रॉय के बाद पत्रकारिता को आगे बढ़ाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। विद्यासागर ने एक बंगाली साप्ताहिक का प्रकाशन किया 1859 में, सोम प्रकाश। ये बड़ा कमाल का मैगजीन था। सोम प्रकाश का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, खासकर नील आंदोलन जब हुआ बंगाल में, तो सोम प्रकाश यूनिनोमसली किसानों के हित में खड़ी हो गई। अब अंग्रेजों को तो ये भी भनक भी नहीं थी कि ऐसा पत्रकारिता का उपयोग हो सकता है, उस समय था, लेकिन
लिटन ने सिर्फ सोम प्रकाश को बैन करने के लिए 1878 में एक कानून लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हरिश्चंद्र मुखर्जी, इसके पहले हमने जो बताया था कि हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट, उनकी मृत्यु हो गई थी हरिश्चंद्र मुखर्जी की, तो सोम प्रकाश के साथ साथ द हिंदू पैट्रियट भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रकाशित करने लगे, संभालने लगे। एटीन 1861 में क्रिस्टोफर पॉल ने इसको संभाला। क्रिस्टोफर पॉल को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। क्यों? क्योंकि इसने हिंदू पैट्रियट को बंगाली जमींदारों और किसानों का हित ऐसी बना दिया। और पॉल के प्रयासों से एक इसकी कॉपी लंदन में भी प्रकाशित होने लगी। लंदन में 1874 में एक कॉपी प्रकाशित हुई और इसके संवाददाता बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये कुछ कुछ डेवलपमेंट थे। 1861 में दो लोगों ने मिलकर के, एक देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे थे मनमोहन घोष, इन दोनों ने मिलकर के इंडियन मिरर की स्थापना की। बाद में इसमें केशव चंद्र सेन भी जुड़ गए। नरेंद्र नाथ सेन भी जुड़ गए। संपादन का मतलब होता है पूरे समाचार पत्र के हर एक लेख की क्वालिटी और गुणवत्ता को चेक करना, उसमें क्या क्या समाचार छपेंगे ये निर्धारित करना, किसको हेडलाइन रखा जाए, किसको कवर स्टोरी रखा जाए ये डिसाइड करना, कौन कौन सी फोटो लगाई जाए, कौन कौन सा कॉलम लगाया जाए ये डिसाइड करना। ये सब काम संपादक करता है। प्रकाशक
उसका ओवरऑल मालिक होता है, पैसा लगाता है। जैसे एक फिल्म बनती है, फिल्म में दो चीजें होती है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, तो समाचार पत्र का प्रोड्यूसर है प्रकाशक। डायरेक्टर जो फिल्म को बनाता है, डायरेक्ट करता है, हीरो क्या काम करेगा, हीरोइन क्या काम करेगी, डायलॉग कौन से बोले जाएंगे, गाने कौन से डाले जाएंगे, तो वो होता है एडिटर, संपादक। संपादक का सरोकार होता है बौद्धिक पहलू से, प्रकाशक का सरोकार होता है आर्थिक पहलू से। प्रकाशक का काम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पेपर को दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका विज्ञापन करना। संपादक को इससे लेना देना नहीं। संपादक क्वालिटी कंटेंट को मेंटेन रखता है न्यूज़पेपर में। पेपर घाटे में जा रहा है, मुनाफे में जा रहा है, ये देखेगा प्रकाशक। पेपर में अफवाह छप रहा है, अच्छी न्यूज छप रही है, ये देखेगा संपादक। केशव चंद्र सेन ने बंगाली भाषा में एक और मैगजीन शुरू की, सुलभ समाचार पत्र। इसके 7 साल बाद 1868 में बंगाल में ही दो लोगों ने, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, एक बंगाली साप्ताहिक को प्रकाशित करते हैं, अमृत बाजार पत्रिका। ये बंगाली साप्ताहिक है। लेकिन 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा, तो ये तो थी बंगाली साप्ताहिक, ये कन्वर्ट हो गई अंग्रेजी साप्ताहिक। क्योंकि वर्नाकुलर का मतलब होता है देशी भाषा, तो ये एक्ट स्थानीय और देशी भाषाओं पर ही प्रभावकारी था, अंग्रेजी पेपरों पर प्रभावकारी नहीं था। इसी साल 1878 जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा, तो वीर राघवाचारी ने मद्रास से द हिंदू का प्रकाशन शुरू किया। ये द हिंदू का प्रकाशन आज भी होता है। हालांकि उस समय साप्ताहिक था, लेकिन 1881 में ये हो गया डेली। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, द हिंदू जरूर पढ़ते हैं। पीछे मैंने बताया था कि एक न्यूज़पेपर बंगवासी, ये किसने शुरू किया था? वो बीच में बंद हो गया, फिर जोगिंदर नाथ बोस ने स्टोरी स्टार्ट किया। सब तरफ पत्रकारिता की धूम मची थी, तो महाराष्ट्र कैसे इसे वंचित रह सकता था? 1881 में अंग्रेजी में निकाला तिलक ने मराठा, और मराठी भाषा में निकाला केसरी, बंबई से। मराठा के संपादक थे आगरकर, केसरी के संपादक बने केलकर। बाद में इन दोनों पत्रों के संपादक बन गए तिलक। महाराष्ट्र में ही इसके पहले अभी 1862 में एमजी रानाडे ने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। एटीन 1864 में बी एन मांडलिक ने नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन किया। मराठा का इंग्लिश, केसरी का मराठी।
इसके बाद 1879 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक और पत्र निकाला, बंगाली इंग्लिश में था। तो ये ऐसे समाचार पत्र थे जिनका हिंदी भाषा के अतिरिक्त अस्तित्व था। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला प्रकाशन किया गया और उसका नाम रखा गया उद्दंड मार्तंड। था ये हिंदी, प्रकाशित हुआ कलकत्ता से और इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर। तो ये कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से ही एक और हिंदी का समाचार पत्र निकला, भारत मित्र। उद्दंड का मतलब होता है दुष्ट। भारत मित्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। यूपी से एक और समाचार पत्र निकला, आज भी है, हिंदुस्तान, और इसके संपादक थे राजा रामपाल सिंह, प्रकाशक थे। बाद में हिंदुस्तान के संपादकों में और भी नाम जुड़ गया, महामना मदन मोहन मालवीय, और एक और नाम जुड़ गया, प्रताप नारायण मिश्र। एटीन 1966 में एक और मैगजीन निकलती है, ज्ञान प्रदायिनी। और इसके संपादक थे नवीन चंद्र राय। इसके एक साल बाद 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित किया कवि वचन सुधा। आगे चल करके 5 साल बाद 1872 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही एक मासिक पत्रिका निकली, हरिश्चंद्र मैगजीन। यूपी में इलाहाबाद से 1877 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई, हिंदी प्रदीप। और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। यही यूपी में ही बनारस से 1884 में भारत जीवन नाम का एक और मैगजीन निकला, और इसके प्रकाशक थे रामकृष्ण वर्मा। एटीन 1999 हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक थे। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम तो सुने हो ना, बड़ी फेमस।
गुड, समझ में आ रहा है ना? इनकी क्रोनोलॉजी, संस्थापक, इनका उद्देश्य, यही सब पूछा जाएगा आपसे। हम्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं फिरोज शाह मेहता। इन्होंने 1913 में मुंबई से निकाला बॉम्बे क्रांति। हो गया रिफ्रेश। बाद में बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बने B.G. हार्नीमैन। इसकी स्थापना की गई थी। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उदारवादी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए। यही मद्रास में एनी बेसेंट ने वहाँ की जो पुरानी मैगजीन थी उसका नाम था मद्रास स्टैंडर्ड, उसको खरीद लिया और उसका नाम रख दिया न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का प्रकाशन किया, मद्रास स्टैंडर्ड का ही नाम चेंज कर दिया 1916 में। और 1914 में एक और मैगजीन निकाला, कॉमनवेल्थ। इन्होंने किताब भी लिखी थी एनी बेसेंट ने, इंडिया अ नेशन, भारत एक राष्ट्र। 1918 में हम देखते हैं एक और पत्रिका है सर्वेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन। सर्वेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन किसने किया? श्रीनिवास शास्त्री ने। इसके बाद पत्रकारिता जगत में गांधी जी का वर्चस्व आता है। गांधी जी बड़े ही विद्वान थे और प्रभावशाली पत्रकार थे। तो गांधी जी ने हाहाकार मचाना शुरू किया। कैसे? भारत में आए और आते ही 1919 में इन्होंने एक पत्र निकाला, यंग इंडिया। उन्नीस सौ 35 में इंग्लिश में निकाला, हरिजन। फिर नवजीवन, फिर हरिजन सेवक, फिर हरिजन बंधु, इनके संपादक नहीं थे, इनके ये इनसे जुड़े हुए थे। यंग इंडिया में 1922 में इन्होंने एक लेख लिख दिया अंग्रेजों के खिलाफ और इनको 6 साल की सजा सुनाई गई।
इसके पहले जब वो अफ्रीका में थे, ये सब गुजराती में है। अफ्रीका में इन्होंने एक मैगजीन निकाला था, इंडियन ओपिनियन। तो 1 2 3 4 5 6 6 तो इनके मैगजीन थे, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखवाई साथ में। जेल में भी रहते थे, आंदोलन भी करते थे, उपवास भी करते थे। तो इतनी किताबें भी लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, मेरी आत्मकथा, माई चाइल्डहुड, हिंद स्वराज। फिर आधुनिक क्रांतिकारियों का दौर आता है, जो मात्र पत्रकार नहीं थे, मूलतः तो वो थे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेकिन एक मजे हुए पत्रकार भी थे। जैसे इलाहाबाद यूपी में 1919, मोतीलाल नेहरू ने इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया। 1919 में इलाहाबाद से ही महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उन्नीस सौ नौ में लीडर का संपादन किया। लेकिन ये लीडर जो है उदारवादियों को डील करते थे। यूपी में ही एक और डेली समाचार पत्र निकला, आज, और इसका प्रकाशन किया शिव प्रसाद गुप्ता। आज भी ये चलती है। आज दिल्ली में 1922 इंग्लिश डेली था हिंदुस्तान टाइम्स। इसका संपादन किया के एम पनिक्कर ने। इस खास पत्रिका की स्थापना हुई थी पंजाब के अकाली आंदोलन के दौरान। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स बेच दिया गया मालवीय जी को। फिर इसको बेच दिया गया 1927 में घनश्याम दास बिड़ला। तो ये तो थे राष्ट्रवादी इतिहासकार। आज का डेट याद नहीं आ रहा है मुझे, गूगल कर लेना आज का कब शुरू हुआ। आज इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ 1920, यस, बाकी तो याद है मुझे। तो ये राष्ट्रवादियों का था। इसके बाद साम्यवादी पत्रकारिता का दौर भी शुरू होता है। साम्यवादी का मतलब ये है कि वो गरीब, मजदूर, लेफ्टिस्ट, पिछड़ा, इनके आंदोलन की बात करते थे। तो साम्यवादियों के प्रमुख चेहरे थे एम एन रॉय। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट इंडिया का संपादन किया। एक और पत्रिका का संपादन किया, वेनिक डार्ड। उन्नीस सौ 30 में सदानंद ने एक पत्रिका निकाली, द फ्री प्रेस जनरल। कुछ इंग्लिश पत्र भी निकले, जैसे एक पत्र था इंग्लिश का स्पार्क। स्पार्क
किसके थे? KMG देसाई। एक और मैगजीन निकली, न्यू स्पार्क। किसके थे? लेस्टर हचिनसन। ये साम्यवादी पत्रकारिता है। उर्दू पत्रकारिता का भी विकास हुआ और इसके प्रणेता हुए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने कलकत्ता से दो मैगजीन निकाला, दो पत्रिका निकाली। 1912 में अल हिलाल, 1913 में अल विलाग, इनकी आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। 1911 में मोहम्मद अली ने कलकत्ता से ही एक और पत्रिका निकाली थी, कॉमरेड। ये इंग्लिश में थी। दिल्ली से 1913 में एक पत्रिका निकली, हमदर्द, उर्दू की थी। हमीदुल अंसारी ने बिजनौर से निकाला मदीना। अब्दुल बारी ने लखनऊ से निकाला हमदम। उन्नीस सौ तेरह में गणेश शंकर विद्यार्थी एक बहुत ही मजेदार पत्रकार थे, कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला प्रताप। विदेशों में भी, जैसे 1913 में गदर लाला हरदयाल ने शुरू किया सैन फ्रांसिस्को में। और गदर एक ऐसी पत्रिका थी जो कई भाषाओं में निकली, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती। एक भाषा इसकी पश्तो भी थी। इनके सहयोगी थे संपादक रामचंद्र पेशावरी। सर सैयद अहमद खान के विचारों की आलोचना करने के लिए पंजाब में बहुत सारे उर्दू अखबार निकले। जैसे एक अखबार का नाम था पैसा, एक का नाम था मुल्ला दो प्याजा, फतेह खां, रहबर हिंद। बंगाल में भी क्रांतिकारियों ने बहुत सारे अखबारों का संपादन किया, संध्या, युगांतर। महाराष्ट्र में काल। तो ये संक्षेप में समाचार पत्रों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध में कौन कौन से अधिनियम लागू हुए और उनका किस तरह से विरोध किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ लाइन बाय लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। मिलते हैं कुछ अनूठे प्रश्नों के साथ 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।